नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। सबसे पहले बात करेंगे यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर तारीखों के ऐलान की। जानेंगे क्या है चुनावों को लेकर बीजेपी और इंडिया गठबंधन का दावा। लाख टके की बात में बात करेंगे मिल्कीपुर सीट पर फंसे पेच की भी। कोर्ट में केस पेंडिंग होने से इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान नहीं किया। वहीं अवधेश प्रसाद के खिलाफ याचिका लगाने वाले पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा के वकील ने याचिका वापस लेने की बात भी कह दी है। साथ ही बताएंगे वक्फ संशोधन बिल पर आज भी जेपीसी में हंगामा हुआ। जमीन घोटाले में मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप लगने के बाद कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता बैठक से वॉकआउट कर गए। साथ ही आपको बताएंगे बहराइच बवाल पर जारी सियासत की। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जहां कानून व्यवस्था पर यूपी सरकार को घेरा है, वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया है। यूपी में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। कटेहरी, सीसामऊ, कुंदरकी, करहल, गाजियाबाद, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा और खैर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। सीसामऊ, कटेहरी, करहल, कुंदरकी समाजवादी पार्टी की सीटें रही हैं। वहीं फूलपुर, गाजियाबाद, मीरापुर, मंझवा, खैर एनडीए की सीटें। कोर्ट में केस पेंडिंग होने की वजह से अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर फिलहाल चुनाव का ऐलान नहीं हो पाया है। देखिए इसी पर रिपोर्ट। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जबकि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया है। चुनाव आयोग का तर्क है कि मिल्कीपुर को लेकर कोर्ट में मामला लंबित होने की वजह से अभी चुनाव का ऐलान नहीं किया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा किया है। उसका कहना है कि अगर चुनाव आयोग के पास कोर्ट का कोई आदेश है तो उसे सार्वजनिक करें। देखिए, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे बाई इलेक्शन होने थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने केवल 9 सीटों पे चुनाव की घोषणा की। मिल्कीपुर की सीट पे ये कहते हुए चुनाव से इनकार किया कि एक याचिका माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। समाजवादी पार्टी इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती क्या माननीय न्यायालय का कोई आदेश है कि चुनाव मिल्कीपुर विधानसभा में न कराया जाए। समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग से एक बात और पूछना चाहती है कि कानपुर की जिस सीट पे बाई इलेक्शन हो रहा है, उस सीट को लेकर इरफान सोलंकी की याचिका भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उस सीट पे इलेक्शन चुनाव आयोग फिर क्यों करा रहा है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में मामला पेंडिंग है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी गोरखनाथ ने याचिका दाखिल की थी। विधायक चुने गए अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती दी गई थी। अवधेश प्रसाद के चुनावी हलफनामे को अवैध बताते हुए सवाल उठाए गए थे। अवधेश प्रसाद के नामांकन को रद्द किए जाने की गुहार लगाई थी। अवधेश प्रसाद ने इस चुनाव याचिका पर आपत्ति दाखिल की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ये मामला अभी पेंडिंग है। वहीं बीजेपी ने इंडिया गठबंधन की सियासी नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी का कहना है कि समाजवादी नेता आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव अपने बयानों से उनके साथ खड़े नजर आए हैं। बीजेपी ने सभी 9 सीटों पर जीत का दावा किया है। इंडी गठबंधन लोकसभा के चुनाव के बाद खुलकर अपराधियों के साथ, माफियाओं के साथ, बलात्कारियों के साथ, जाली नोटों के व्यापारियों के साथ खड़ा नजर आया है। खुलेआम अखिलेश यादव बलात्कारी के पक्ष में डीएनए टेस्ट की मांग करते हुए नजर आए हैं। जनता के सामने इंडी गठबंधन की कलई खुल गई है। जनता को विकास चाहिए और विकास एनडीए के साथ संभव है। इसलिए पूरा भरोसा है कि जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में भरेगी। वहीं उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपने सहयोगियों को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। वहीं गठबंधन पर कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ लड़ेगी और सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। निश्चित तौर से हम सब लोग बात कर रहे हैं, मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 जीतेंगे। बीजेपी में केवल लोगों को लालच देकर लाया जाता है, चाहे संजय निषाद जी हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे जो भी ओम प्रकाश राजभर जी हों, जो भी लोग यहाँ आए हैं उनको बड़े बड़े सपने दिखाकर लाते हैं और कहीं थाली परोस देते हैं 56 भोग और खाने नहीं देते, केवल दिखाते रहते हैं दूर से। तो भारतीय जनता पार्टी का समय पूरा हो चुका है। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मायावती ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। मायावती ने लिखा है, उपचुनाव में बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। कोशिश रहेगी कि उसके लोग इधर उधर न भटकें।
यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बीएसपी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बीएसपी ये चुनाव अकेले अपने दम पर ही लड़ेगी। सोशल मीडिया से अब तक दूरी बनाए रखने वाली बीएसपी अब सोशल मीडिया का सहारा लेने जा रही है। यूपी के हर जिले में बीएसपी अपना आईटी सेल बनाएगी। वहीं राजनीति के जानकारों का मानना है कि सिर्फ आईटी सेल बनाने से कुछ नहीं होगा। बीएसपी के नेताओं को जमीनी स्तर पर काम करना होगा। बहुजन समाज पार्टी की अपनी एक पॉलिटिक्स की स्टाइल थी और उन्होंने सोशल मीडिया से बहुत दूरी बना रखी। मायावती जी बहुत देर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आई। अभी आकाश आनंद नए हैं, उन्हें लगता है कि शायद अब रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और उन्होंने ये फैसला लिया है कि हर ज़िले में हमारी आईटी सेल हो, लेकिन कॉम्पिटेंट लोग हों जिनको जानकारी हो सरकार की पॉलिसी के बारे में, बसपा के किए गए कामों के बारे में और सरकार की नाकामियां कहां से कैसे उठा सकते हैं उसके बारे में, या और दूसरे जो सोशल इश्यूज़ हैं उस पर क्या बोलना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ टीम होने से कोई बात नहीं बनती है। 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान होने के बाद बीजेपी के साथ एसपी, कांग्रेस और बीएसपी ने कमर कस ली है। 23 नवंबर को नतीजे बताएंगे किसके दावों में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं बीजेपी जहां अपने सहयोगियों के साथ उपचुनाव में ताल ठोकने को तैयार है, वहीं कांग्रेस और एसपी सभी सीटों पर जीत के दावे कर रखी है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर पेंच फंस गया है। दरअसल 2022 के चुनाव के बाद इसे लेकर याचिका लगाई गई थी। प्रत्याशी रहे गोरखनाथ बाबा ने याचिका लगाई थी। विधायक अवधेश प्रसाद के हलफनामों को फर्जी बताते हुए कोर्ट में चुनौती दी थी। बाबा गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद के हलफनामे को अवैध बताया था। साथ ही अवधेश प्रसाद का नामांकन रद्द करने की मांग भी की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में केस पेंडिंग है। वहीं खबर यह भी है कि गोरखनाथ बाबा के वकील ने याचिका वापस लेने की बात कही है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी कहानी समझाते हैं। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। 13 नवंबर को यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव होगा। फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा, खैर, मीरापुर, सीसामऊ, कटेहरी, करहल और कुंदरकी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें कानपुर की सीसामऊ सीट को छोड़कर अन्य सभी सीटें विधायकों के सांसद बन जाने की वजह से खाली हुई हैं। सीसामऊ से इरफान सोलंकी के सजायाफ्ता हो जाने की वजह से सीट पर उपचुनाव हो रहा है। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट को लेकर अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है। उपचुनाव में अगर सीटों के लिहाज से देखा जाए तो 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास में हैं और 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के खाते में रहीं। इनमें से एक सीट आरएलडी की, जो मीरापुर की सीट है, आरएलडी के खाते में थी और ये आरएलडी इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, यानी कि सहयोगी दल है। यूपी में विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव को बीजेपी के सहयोगी दलों, खासकर निषाद पार्टी का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। इससे पता चलेगा कि सहयोगी दलों की सियासी जमीन कितनी मजबूत है। सीसामऊ, कटेहरी, करहल और कुंदरकी एसपी के पास थी। फूलपुर, गाजियाबाद, मीरापुर, मझवा और खैर एनडीए के पास थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फूलपुर, गाजियाबाद और खैर सीट पर जीत मिली थी। वहीं एक सीट मझवा गठबंधन के सहयोगी निषाद पार्टी और एक सीट मीरापुर लोकसभा चुनाव के दौरान गठबंधन से जुड़े राष्ट्रीय लोकदल की है। बाकी बची 5 सीटों पर एसपी का कब्जा है। निषाद पार्टी के लिए ये उपचुनाव एक तरीके से लिटमस टेस्ट भी होगा, क्योंकि अभी तक जितने भी चुनाव हुए भाजपा के कंधे पे वो चुनाव लड़के जीतती आई है। इस बार उनको ये दिखाना होगा कि भाजपा के साथ साथ उनका जो अपना वोट बैंक है वो वोट बैंक उनके साथ खड़ा है। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित तरीके से निषाद पार्टी को सफलता मिली थी। तब निषाद पार्टी 11 सीटों को जीती थी, जिसमें से 6 सीट वो अपने सिंबल पे जीत गई थी और 5 सीट भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे जीती थी और कुल 16 सीटों पर वो चुनाव लड़ी थी। लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए में आई राष्ट्रीय लोकदल के लिए अपनी सीट पर जीत हासिल करना एक बार फिर बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इसे आरएलडी का लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है, जिससे पता चलेगी कि उसकी सियासी जमीन कितनी मजबूत है। मीरापुर सीट बीजेपी के सहयोगी आरएलडी के पास थी। उपचुनाव को 2027 में होने वाले चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है।
तो निश्चित तौर पर मीरापुर में इस वक्त राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है, क्योंकि मीरापुर विधानसभा सीट से विधायक चंदन चौहान थे, बाद में वो लोकसभा के सांसद बन गए बिजनौर के, तो उसके बाद ये सीट खाली हुई थी। तो निश्चित तौर पर मीरापुर का जो जातीय समीकरण है वो बेहद इंपॉर्टेंट रखता है और यहाँ पर कांटे की टक्कर होने की संभावना है, क्योंकि मीरापुर की सीट यकीनन प्रतिष्ठा का प्रश्न भारतीय जनता पार्टी और रालोद गठबंधन के लिए होगा। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस के लिए भी ये उपचुनाव काफी अहम है। लोकसभा चुनाव में अच्छे रिजल्ट से एसपी काफी उत्साहित है। हालांकि कांग्रेस को एसपी कितनी सीट देती है और कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहता है, ये देखने वाली बात होगी। समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के लिए यह उपचुनाव किसी इम्तिहान से कम नहीं है। सियासी तौर से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में जिस तरह की हार मिली, उसके बाद वो मनोवैज्ञानिक रूप से बैकफुट पर नजर आती है। तो क्या समाजवादी पार्टी उसको उत्तर प्रदेश में वो हक देगी जो कांग्रेस पार्टी मांग रही है? कांग्रेस पार्टी कहती है कि उनको 5 सीटों पर चुनाव लड़ना है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर पहले ही प्रत्याशी उतार दिया है। ऐसे में विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी उनको 2 सीटें देने के लिए तैयार है, लेकिन बात मीरापुर को लेकर फंसेगी। बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार उपचुनाव के लिए ताल ठोकी है। मायावती ने ऐलान किया है कि वो सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बीएसपी के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि लगातार चुनाव में उसके हिस्से सिर्फ हार ही आई है। यह पहला मौका होगा जब बहुजन समाज पार्टी ने अपने गठन के बाद उत्तर प्रदेश में उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बहुजन समाज पार्टी के सामने कई सारी चुनौतियां इसलिए भी हैं क्योंकि पिछले कई चुनाव से जीत का स्वाद उन्होंने नहीं चखा है। हरियाणा में चुनाव की बात करें तो वहां पर भी पार्टी का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। मायावती गाहे बिगाहे आरोप प्रत्यारोप लगाकर न सिर्फ गठबंधन तोड़ लेती हैं, बल्कि वो कभी मुसलमानों को इसके लिए दोषी मानती हैं, कभी जाटों को दोषी करार देती हैं, तो कभी इंडियन नेशनल लोकदल को। यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। सभी उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में 9 सीट पर होने वाले चुनाव का ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर भी उपचुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है और इसके अलावा रुद्रप्रयाग जिले में आज से आचार संहिता भी लागू हो गई है। चुनावी तैयारियों के साथ ही अब दोनों पार्टियों की पहली प्राथमिकता है कैंडिडेट सिलेक्शन, जिस पर घमासान भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन से खाली हुई केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सियासी अखाड़े में जोर आजमाइश के लिए उतर चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि आचार संहिता भले ही अब लागू हुई हो, लेकिन पार्टी पिछले 3 महीने से केदारनाथ में चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। अगले कुछ दिनों में कैंडिडेट का नाम भी फाइनल कर दिया जाएगा। बीजेपी के दावेदारों की बात करें तो बीजेपी महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल, दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत, इनके अलावा बीजेपी नेता कर्नल अजय कोठियाल भी दावेदार हैं। अपने जिला संगठन को और वहाँ के जो हमारे चुनाव की जो हमारी टोली है, उस टोली के बाद कितने नामों की जानकारी है, वो सब नामों लेते हुए फिर स्टेट पार्लियामेंट्री वोट के बाद हम लोग पैनल बनाकर केंद्र को भेजेंगे। कांग्रेस में भी असली घमासान कैंडिडेट को लेकर नजर आने वाला है। चुनाव अधिसूचना जारी होते ही मंगलवार को पार्टी ने कैंडिडेट चयन के लिए 4 ऑब्जर्वर तैनात कर दिए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि पूरा केदारनाथ चुनाव अधिसूचना का इंतजार कर रहा था। हरीश रावत का कहना है कि बद्रीनाथ जी ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है, अब केदारनाथ जी भी आशीर्वाद देंगे। कांग्रेस के दावेदारों की बात करें तो पूर्व विधायक मनोज रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, कांग्रेस जिला अध्यक्ष कुंवर सजवान, कांग्रेस नेता लक्ष्मण रावत भी दावेदार हैं। और कब कांग्रेस को जिताएं ताकि भाजपा को उसकी जो जन विरोधी नीतियां हैं उसके लिए एक सबक सिखाया जाए। और केदारनाथ क्षेत्र में तो भाजपा ने पहले ही बहुत सारी गलतियां कर रखी हैं। सबसे बड़ी गलती तो वहां के लोगों की आजीविका पर डाका डाला है भाजपा ने। जो केदारनाथ चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही सियासी रण का आगाज हो चुका है।
पार्टियां कुछ भी दावे करें, फैसला केदारनाथ की 90,000 की जनता को करना है। हरिद्वार से पुलकित के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की मीटिंग में हंगामा जारी है। जेपीसी की बैठक का आज भी विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया। कल भी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया था। जमीन घोटाले को लेकर जहां कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया पर पहले से ही शिकंजा कसा हुआ है, तो वहीं अब मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी जमीन घोटाले का आरोप लगा है। खड़गे पर आरोप लगते ही कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता बैठक से वॉकआउट कर गए। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकतंत्र के पराखचे उड़ा रहे हैं और ऐसा लगता है कि भारत के अंदर तानाशाही है। मोहब्बत की दुकान ये इलीगल प्रॉपर्टी डीलर की दुकान में कैसे तब्दील हो गई मेरे भाई? वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक में आज भी हंगामा हुआ। जेपीसी की बैठक का आज फिर से विपक्षी दलों ने बहिष्कार कर दिया। इससे पहले कल भी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया था। जमीन घोटाला मामले में कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया पर पहले से ही शिकंजा कसा हुआ है, जिससे कांग्रेस बैकफुट पर है। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी जमीन घोटाले का आरोप लगा है। वक्फ संशोधन बिल पर हुई जेपीसी की बैठक में कर्नाटक माइनॉरिटी कमीशन के पूर्व चेयरपर्सन अनवर मणिप्पाड़ी ने एक प्रेजेंटेशन दिया और खड़गे पर वक्फ की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया। जेपीसी की बैठक में खड़गे पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता बैठक से वॉकआउट कर गए। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि संयुक्त संसदीय समिति नियमों के मुताबिक काम नहीं कर रही। वहीं भ्रष्टाचार के मामले में खड़गे का नाम आने पर बीजेपी हमलावर है। किसानों का कानून आपने किसी से मशवरा नहीं किया, कश्मीर का 370 आपने किसी से मशवरा नहीं किया। अब वक्फ चल रहा है, पहले ही कह रहे हैं अमित शाह कि हम विंटर सेशन के अंदर पास कर देंगे। तो अगर आप विंटर सेशन में पास करेंगे तो ये जेपीसी क्या कर रही है? तो ये लोकतंत्र के पराखचे उड़ा रहे हैं और ऐसा लगता है कि भारत के अंदर तानाशाही है। मैं गौरव गोगोई और सभी विरोधी दल के सांसदों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जेपीसी की मीटिंग से बॉयकॉट करके पूरे देश को यह बताने का काम किया है कि कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने वक्फ की जमीनें हथिया करके अपने पेट्रोल पंप बनाए। क्योंकि जेपीसी की बैठक कभी भी बाहर आकर के डिस्कशन नहीं होता है। नए प्रस्तावित बिल में वक्फ को लेकर कई नए प्रावधान हैं, जिसके बाद वक्फ की संपत्तियों में केंद्र और राज्य सरकार के दखल नहीं होने का कानून खत्म हो जाएगा। वक्फ बोर्ड को जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में अपनी संपत्तियों को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य होगा। वक्फ बोर्ड की तरफ से किए गए किसी भी दावे का सत्यापन जरूरी होगा, जो मौजूदा कानून में नहीं है। वक्फ बोर्ड के किसी भी फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, जबकि पुराने कानून में ऐसा नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उधर बहराइच में हिंसा के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। बहराइच के पीड़ित परिवार ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की। सीएम योगी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। और इस मामले पर सियासत भी लगातार जारी है। एसपी कांग्रेस ने जहां पर सरकार को घेरा है, वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बहराइच में हिंसा के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। पीएसी की 12 और सीआरपीएफ की 2 कंपनियां तैनात की गई। एसटीएफ के अधिकारी भी बहराइच में मौजूद हैं। बहराइच में अभी भी इंटरनेट सेवा बंद है। बहराइच की पीड़ित परिवार ने लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। पीड़ित परिवार के साथ महसी के विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौजूद थे। पीड़ित परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई है। और हमारी कोई मांग नहीं है। जिस तरीके से मेरे पति को मारा गया उसी तरह उन्हें मारा जाए। जितना दर्द हमारे पति को पहुंचा है इतना ही दर्द उनको पहुंचे, तब जाके हमारे पति को आत्मा को शांति मिलेगी, तभी हम लोगों को भी शांति मिलेगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। पूरे मामले में सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बहराइच हिंसा में लगातार एक्शन जारी है।
पुलिस ने आज भी 25 लोगों को हिरासत में लिया है। अब तक पुलिस 45 लोगों को हिरासत में ले चुकी है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। बहराइच बवाल को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि यूपी में कानून व्यवस्था फेल हो गई है। वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि सभी जगहों पर बीजेपी दंगे करवा रही है। प्रदेश में जंगल राज कायम। पूरा आज मार्केट जलाया गया, अस्पताल जलाया गया, शोरूम जलाया गया, तो ये खुलेआम दंगा नहीं हो रहा तो और क्या हो रहा है? कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ तो रही है पूरी। अभी बहराइच के अंदर दंगा करा रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से भाजपा के लोग उसमें शामिल है और भाजपा के जंगल राज कायम है सरकार। बहराइच हिंसा पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि हालात काबू में है। घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, दंगा फसाद समाजवादी पार्टी के डीएनए में है। हमारी प्रतिबद्धता राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की है। बहराइच में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने पर यदि कहीं पीछे से कोई षड्यंत्र है उसकी भी जांच हो रही है और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी भी जांच हो रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हम पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। पीड़ित परिवारों को जो असीम वेदना पहुंची है वो बहुत दुख देने वाली है। जो भी पीड़ित है हमारी सरकार उसके साथ है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि देखिए समाजवादी पार्टी को आप जानते हैं कि दंगा फसाद उनके डीएनए में है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर के। बहराइच की घटना पर मायावती ने भी निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मायावती ने पोस्ट किया, बहराइच की घटना चिंताजनक है। पुलिस प्रशासन अगर जिम्मेदारी निभाते तो घटना नहीं होती। त्योहार कोई भी और किसी भी मजहब का हो, शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। ऐसे अवसर पर विशेष प्रबंध जरूरी है। अगर ऐसी जिम्मेदारी निभाई गई होती तो बहराइच की घटना कभी नहीं होती। सरकार हर हाल में अमन चैन और लोगों के जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। सीएम योगी के निर्देश के बाद बहराइच में हुए बवाल के बाद हरदी थाने के एसएचओ सुरेश कुमार वर्मा और संबंधित पुलिस चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। मामले की जाँच की जा रही है। सीएम योगी पहले ही निर्देश दे चुके हैं। मामले में दोषी और लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, बने रहें साथ।